जो लोग संघर्ष करते हैं वही यशस्वी होते हैं। जो लोग संघर्ष करते हैं वही यशस्वी होते हैं। दूसरा कोई तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकता। तुम्हें अपना उद्धार करने के लिए स्वयं सामर्थ्यवान बनना होगा। ऐसा क्रांतिकारी मंत्र देने वाले परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मैं वंदन करता हूँ। इस देश में जिन्होंने सबसे पहले सामाजिक न्याय की मशाल जलाई वो क्रांति व ज्योतिराव फुले, मैं इन्हें वंदन करता हूं। आज के असंगठित कामगार सम्मेलन के सम्माननीय उद्घाटक जयदेव जी कवाड़े साहब, राष्ट्रीय मजदूर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आज के मुख्य मार्गदर्शक आदरणीय प्राध्यापक जोगेंद्र कवाड़े सर, मेरे मित्र भुसावल से आए हुए कामगार नेता अरुण दामोदर जी, हमारे मित्र एडवोकेट राहुल बनारकर जी, मेरे मित्र एडवोकेट उदय मालाधरे जी, हमारे मित्र डॉक्टर अनवर सिद्दीकी साहब, हमारी बहन डॉक्टर मनीषा दाई ठाकरे, ठौरे साहब जिन्होंने प्रास्ताविकी और भी संचालन कर रहे हो, हमारे मित्र कैलाश बोमले जी, नागपुर जिला के ग्रामीण के पीपल्स लिबरल पार्टी के अध्यक्ष सम्माननीय नरेंद्र जी डोंगरे जी और उपस्थित भाइयों और बहनों, असंगठित कामगार सम्मेलन लेने के लिए मैं काफी दिन से प्रयासरत था और तमाम मजदूरों से इस संदर्भ में मैं बात कर भी रहा था, उनको बता भी रहा था कि सारी चीजें घटित होने वाली है। सरकार की भूमिका अपने विषय में कोई अच्छी नहीं है, उनको समझाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन मजदूरों को ऐसा लगता था कि सरकार ऐसा कुछ भी नहीं कर रही, हम उनको कुछ बहकाने की बातें कर रहे हैं। हकीकत में यह है कि मैं कभी भी किसी को बहकाने की बात नहीं करता। जो सही है वो मुंह पे बोलने का मेरा प्रयास होता है और मैं समझाने की कोशिश करता हूं, कोई माने या न माने, ये मेरा अपना तरीका रहा है कि जो है वो मुंह पर बोल दिया जाए। और जो आने वाले जो खतरे हैं कामगारों को लेकर, वो मैंने आप लोगों को बताने का प्रयास किया था। मैं कुछ बातें यहाँ पर 84 से 83-84 से हमारे दूध डेयरी के जो कामगार कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर में काम कर रहे थे, उनको अभी यानी 1999 में परमानेंट हो जाना चाहिए था, वो आज परमानेंट हुए। यानी 99 में वो तब भी वहां पे कुछ कम्युनिस्ट यूनियन थी, कोई दूसरी यूनियन आई, उन्होंने भी उनको परमानेंट नहीं किया और कुछ वहां के अधिकारियों के हरम भी बना था और कुछ कामगारों की लापरवाही की वजह से वो लोग परमानेंट नहीं हो सके थे। लेकिन आज भी जिन 40 कामगारों को दूध डेयरी के बंद कर दिया गया था, पिछले हमारे कामगार सम्मेलन के अंदर में जिस दिन हमारा कामगार सम्मेलन था, उस दिन उनको हम लोग कोर्ट से केस जीते और उनको काम पर चढ़ाए थे। और आज दूसरा हमारा कामगार सम्मेलन है जिसमें आज 17 कामगारों को हमने परमानेंट कराया। उसके लिए भी हमारे एडवोकेट साहब लोगों के हम लोगों को तमाम उनकी हमको मदद लगी, उन्होंने हमको तमाम सहकार किया। लेकिन जिस तरीके से मैं बताना चाहता हूं कि जहां तक कुराड़ी में मुझे 25-30 लाख रुपए का प्रॉब्लम मिलता था, उसी तरीके से दूध डेयरी के अंदर में मंत्रालय से सेक्रेटरी का मार्फत यानी इन अधिकारियों का आदेश आया था कि विजय पाटिल को मैनेज किया जाए। लेकिन आज तक कवाड़े सर के साथ रहते हुए विजय पाटिल किसी को भी 1 रुपए का दाग विजय पाटिल के ऊपर नहीं है और आज तक विजय पाटिल किसी के प्रलोभन में आया नहीं। भले टूट चुका हूं लेकिन अपना ईमान मैंने आज तक नहीं बेचा। मैंने ये बात सर को भी बताई थी जब सर इलेक्शन में खड़े था, मेरे को 20 लाख रुपए का ऑफर आया था। लोग कांग्रेस वाले मुझे कह रहे थे आप ले लो 20 लाख रुपए, आपका उम्मीदवार हारने वाला है। मैंने उनसे एक ही बात कहा कि आप ये लिख लो कि हारने वाले उम्मीदवार के साथ में भी ईमानदार लोग हैं, और वो ईमानदारी आज तक इस मोमेंट के अंदर में मैं लेकर चल रहा हूं। मेरी माँ ने भी मुझे वो सिखाया था
और मैं कवाड़े सर के साथ मैंने भी आने के बाद में उनके साथ में जब मैं उस समय दलित मुक्ति सेना से आया तब मैं भी उस मोमेंट के अंदर में अपने आप को पूरी तरीके से मैंने झोंका और मैं आज भी पूरी ईमानदारी से कामगारों का काम कर रहा हूं। मैं इतना बता देना चाहता हूं, जिन 17 लोगों को हम लोगों ने परमानेंट कराया, परेशानी काफी आई, टूट चुके थे कामगार, और जो लोग हमारे पास से 40 लोगों को काम पर चढ़ाया था जयदेव जी, उसमें से 17 कामगार हमारे पास से अलग गए, हमारा काम हो गया, काम पर चढ़ा दिया। कामगारों के भी फितरत देखिए, ये इतिहास है। जिन कामगारों को काम कर दिया जाए वो कामगार बेईमान होता है कभी कभी, कि जिन 40 कामगार को हमने काम पर चढ़ाया उसमें 17 कामगार हमारे पास से अलग चले गए, वो हाई कोर्ट में गए सलीम खान वकील के पास में, और ये बाकी के 17 कामगार हमारे पास में आए। और जिन 17 कामगार मेरे पास में आए, या वकील साहब हमारे विरोध में काम कर रहे थे, वो अपना काम पूरी ईमानदारी से बजा रहे थे, और उतनी ही ईमानदारी से काम हम अपना कर रहे थे। उन 17 कामगारों का हमने 8 महीने के अंदर में किया और उनको परमानेंसी का ऑर्डर दिलाया। और जो 4 साल हो चुके हैं, जो हाई कोर्ट के अंदर में गए हमारे हमसे अलग होकर, आज भी उनकी केस टेबल के ऊपर में नहीं आई है, ये शोकांतिका है। हम चाहते थे कि वो भी परमानेंट हो, हम चाहते थे कि उनका भी काम होना चाहिए, लेकिन हमको कामगारों का हम विरोध नहीं करते, हम भी आज उनको भी मदद करने के लिए आज भी तैयार है, लेकिन वो हमारे पास में आए तो हम करें, लेकिन वो हमारे पास में आना नहीं चाहते, नहीं आना चाहते तो हमने उनको उनके हाल के ऊपर में छोड़ दिया। जो अपने पास साथ में हम उनका विचार क्यों करें, हमारे साथ में जो है हम उनका काम करने की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, उनको हमने किया। उसमें से हमारा एक बंदा छूट गया है, उसका भी काम आने वाले समय के अंदर में जो रायपुर है उसको भी परमानेंट किए बगैर मैं चैन से नहीं बैठूंगा। आपको भी सुयोग रायपुर, आपको चिंता करने की गरज नहीं है। मैं यहाँ पर एक पूरी सभा के साथ में आपके सामने हम आपको बोल रहे हैं कि आपको भी परमानेंट किए बगैर विजय पाटिल शांत नहीं बैठेगा, चाहे कितने भी रोड़े अटकाए जाए। आप परमानेंट हो गए, ये मेरा वादा है। मैं यहाँ से पूरी सभा के साथ में आपके साथ में कमिटमेंट कर रहा हूं। लेकिन दूसरी एक चीज मैं बता दूं, यहां पर काम करते वक्त मैं गोंदिया गया, गोंदिया के लोग यहां पर हैं, गोंदिया के लोग किस परिस्थिति में काम कर रहे थे वो वही जानते हैं। आज आप लोग बोल रहे हैं ना वकील साहब के लाड़ पाके कि वो सारी चीजें लागू की जाए, उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं होता, उसकी अमल बजावनी नहीं होती, और वो लाड़ पाके आयोग क्या है ये किसी को नहीं पता है, वो आप तक सीमित है और सरकार तक सीमित है। वो कामगारों तो क्या है वो अभी तक वो नहीं आया हुआ है, और कामगारों को उसका बेनिफिट कैसे लेना ये भी उसको कामगारों को आज नहीं पता है। मैं इतना कहना चाहता हूं, आपने एक चीज बताई कि एसटी महामंडल का कॉन्ट्रैक्ट उनको 2,10,000 में दिया गया, उसके बाद में उस 1,10,000 में है, उसके बाद में 99,000 के अंदर में आया, उसके बाद में उसको क्या करना है वो मैं इतना जानता हूं कि 5% से बिलों में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले सकता, ये गवर्नमेंट का नियम है। और जो आदमी कम से कम ज्यादा से ज्यादा बिलों के अंदर में वो लेगा तो उसको अपने जेब से पैसा देना पड़ेगा। ये बात उस कॉन्ट्रैक्टर ने ध्यान में रखनी चाहिए, ये बात हमारे मजदूरों को भी समझ में आना चाहिए। कितने भी बिलों में वो ले ले, लेकिन उसको महाराष्ट्र शासन के नियमानुसार तो मिनिमम वजह से देना ही पड़ेगा, वो नकार नहीं सकता उस बात से। ये बात हमारे कामगारों ने भी सुन लेनी चाहिए कि आपको जो पेमेंट मिल रहा है कितना पेमेंट आप लोगों को मिलना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार ने जो मिनिमम तैयार किया हुआ है उससे कम तो आपको मिलना ही नहीं चाहिए, उसके ऊपर अलाउंसेस पकड़ के उसके ऊपर में आपको पगार मिलनी चाहिए। लेकिन आज मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूं डॉक्टर साहब, अगर कामगारों की अगर लड़ने की तैयारी है तो कामगारों के फायदे के लिए, उनके पूरे हक दिलवाने के लिए विजय पाटिल अपनी जान भी कुर्बान करने को तैयार है। इस सभा के अंदर मैं बोल रहा हूं, आज सब लोगों ने बताया कि इसके लिए हमने आंदोलन किए। मैं ये बता दूं कि लोग यहाँ कानून से डरते हैं। मैंने कोरोना के अंदर में आंदोलन किया, कोरोना के अंदर में अपने ऊपर में केसेस लगाया। कोराडी के लोग यहाँ पर बैठे, उनको मालूम है परमिशन नहीं दे रहे, परमिशन दो या मत दो, लेकिन मेरे कामगारों को न्याय नहीं मिलता, उनको मजदूरी नहीं मिलती, उनका हक उनको नहीं मिलता। चाहे कोरोना लगे या प्लेग है, मैं उसके अंदर में उनको हक दिलाने के लिए मैं आंदोलन करूंगा। नहीं तो आप में अगर ताकत है आप उनको न्याय देखो, मैं आंदोलन नहीं करता, आप उनको न्याय दो। अगर आप उनको न्याय नहीं दे सकते तो फिर मेरा आंदोलन होगा। ये बात मैंने की, मेरे ऊपर में केसेस लगी, मैंने केसेस लड़ी और केस हम लोग जीते भी हैं, अपने सबको बरी करवाया केसेस से। लेकिन मैं इतना बता देना चाहता हूँ,
गोंदिया से जो लोग यहां पर आए सर, नया कॉन्ट्रैक्ट आया, पुराना कॉन्ट्रैक्ट भाग गया, इनके 2,40,00,000 रुपए डूबने वाले, दे नहीं रहे थे। ग्रांट आएगी तो देंगे, ग्रांट आएगी तो देंगे। अरे ग्रांट आएगी कब? मैंने वहां के डीन को पकड़ा, ये परमिशन उसको आपने जाने की कैसे दी? आपने उनके एनओसी लिए क्या? उनका पूरा हक दिए बगैर कॉन्ट्रैक्टर जा नहीं सकता, ये नियम है। आपने जाने कैसे दिया? हमने आंदोलन करके 2,40,00,000 रुपए मजदूरों के हमने दिलवाए। और उस आंदोलन के अंदर में जिन कामगारों को बंद किया था, उन कामगारों को भी काम पर लेने लगाया। मैं ये कहना चाहता हूं, मैं बाकी नियम के ऊपर मैं बोलना नहीं चाहता हूं, मैं इतना कहना चाहता हूं, कॉन्ट्रैक्ट पद्धति बंद करने के लिए अब मेरा प्रयास है। हम तमाम काम जो हमारे पास सहकारी है, उन सबका प्रयास है कि कामगार पद्धति बंद होना चाहिए। क्यों बंद होना चाहिए? आज जो कॉन्ट्रैक्ट पद्धति जिन लोगों को मिल रही है, ठेका जिन लोगों को मिल रहा है, वो कोई सामान्य लोगों को ठेका नहीं मिल रहा, वो कॉन्ट्रैक्टर को ठेका नहीं मिल रहा। यहाँ के जो गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं, वो गुंडे लोगों को ये कॉन्ट्रैक्ट देते हैं और वो गुंडे लोग कामगारों के ऊपर में अन्याय करते हैं, इनको धमकाते हैं, इनको डराते हैं, इनको जो मुनाफा जो इनकी जो रोजी देना चाहिए वो उनको नहीं देते। और उन गुंडों से लड़ने के लिए आज मैं कोराड़ी में काम कर रहा था, मेरे पीछे गुंडे लगे थे। मैंने जयदीदा भाई से कहा था, अगर मैं यहां पर काम कर रहा हूं, अगर मेरे पीछे गुंडे लगे हैं, कैलाश भाई से भी बोला था, मैं लड़ने के लिए तैयार हूं, मैं मरने के लिए तैयार हूं, लेकिन सिर्फ आप लोग क्या मेरे मरने के बाद में मोमबत्ती जलाने के लिए हो? आज मजदूरों का हक चाहिए तो मजदूरों को अपने हक के लिए लड़ना होगा, संघर्ष करना पड़ेगा। अगर आप संघर्ष नहीं करोगे, रास्ते पे नहीं आओगे, डरोगे, जितना डरोगे तो कॉन्ट्रैक्टर गुंडागर्दी कर दो, चाहता ही मजदूर डरे और मजदूर को डराकर उसका शोषण करे। अगर जब आप डरोगे नहीं, आप अन्याय का प्रतिकार करोगे, तो कॉन्ट्रैक्टर को भी विचार करना पड़ेगा आपके ऊपर में अन्याय करने के लिए। अगर आप एकजुट रहोगे तो आप पर कोई अन्याय नहीं करेगा, और आप एकजुट नहीं रहोगे तो आप पर अन्याय होगा। आज जितने वक्ताओं ने यहाँ पर बात की है, सभी ने बोला कि हमको संगठित होकर लड़ने की बात है। मैं यहाँ पर एक आह्वान करता हूं कि ताई ने जो बोला कि 7 लाख लोग उनके साथ में है, वो हमको हमारे साथ में मिलकर लड़ने के लिए तैयार है, कामगारों के लिए लड़ने के लिए तैयार है। यहाँ वकील साहब है, कास्ट्राइब यूनियन के लीडर है, उन्होंने भी कहा कि हम आपको मदद के लिए तैयार है। यहाँ पे डॉक्टर अनवर सिद्दीकी साहब है, समाधान कोऑपरेटिव सोसाइटी के वो चेयरमैन है और इस जमात इस्लामी हिंद के वो पदाधिकारी है, उन्होंने भी कहा कि हम आपके साथ में। मैं ये कहना चाहता हूं, जिस दिन हम आंदोलन का आह्वान करेंगे कामगारों के हक के लिए, जिस दिन हम बड़ा मोर्चे का आंदोलन करेंगे, कामगारों की सरकार के विरोध में लड़ने की बात करेंगे, तब आप तमाम लोगों ने अपने सहकारियों के साथ में इन मजदूर के हक के लिए अपना काम धाम छोड़ के, अपने साथियों को साथ में लेके हमारे आंदोलन के अंदर में सहभागी होंगे और हम एकजुट होकर लड़ेंगे। अब हम अपने मजदूरों के हक दिला सकेंगे, इस देश को बचा सकेंगे। और मैं ज्यादा कुछ नहीं कहता, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं और अपनी बात को यहीं विराम दूंगा। सब लोग अभी 4 महीने के बाद में इलेक्शन आने वाले हैं और सारे लोग आप लोगों के पास में आने वाले कि मुझे वोट दो। उनसे पूछना चाहिए अपना हम लोगों ने कि हम मजदूर हैं, हम काम कर रहे हैं, हमारे हक के लिए आप क्या बात कर रहे हो? जिन का आमदार खासदार को हमने चुन कर दिया, वो आमदार खासदार वो विधानसभा में, लोकसभा में जाकर वहां बैठते हैं, उनका मानधन एक झटके के अंदर बढ़ता, कोई भी विरोधी आमदार खासदार उसका विरोध नहीं करता। लेकिन मजदूरों की रोजी बढ़ाने के लिए उनको 5 साल तक विचार करना पड़ता, जब इलेक्शन आता तब 10-20 रुपए के बढ़ा दिया जाता है। ये क्या तरीका है? कामगारों की मजदूरी बढ़ाने के लिए कोई विचार नहीं तुम्हारे पास, कोई बात नहीं करने के लिए आपके पास समय नहीं है। ये बात आने वाले समय के अंदर में हमने करनी चाहिए। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, दौरे इलेक्शन में कहां कोई इंसान नजर आता है? दौरे इलेक्शन में कहां कोई इंसान नजर आता है? कोई हिंदू, कोई दलित, कोई मुसलमान नजर आता है? दौरे इलेक्शन में कहां कोई इंसान नजर आता है? कोई हिंदू, कोई दलित, कोई मुसलमान नजर आता है? बीत जाता है जब इलाकों में इलेक्शन का दौर बीत जाता है, जब इलेक्शन में बीत जाता है, जब इलाकों में इलेक्शन का दौर, तब हर शख्स रोटी के लिए परेशान नजर आता है, तब हर शख्स रोटी के लिए परेशान नजर आता है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं साथियों, मेरे गोंदिया से आए हुए लोग साथी
नागपुर के SDFC कोटक, दूध डेयरी, आरोग्य विभाग के तमाम साथियों से मैं इतना कहना चाहता हूं, जिस तरीके से मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं, सर के मार्गदर्शन के अंदर मैं लड़ रहा हूं, कवड़े सर के मार्गदर्शन के अंदर में, और पूरी ईमानदारी से हम आप लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं बार बार आप लोगों से ये कह रहा हूं कि आपको जब आंदोलन की गरज होती है तब मैं आपको आंदोलन की बात करता हूं, जहां कोर्ट की लड़ाई लड़ने की होती है मैं कोर्ट की लड़ाई की बात करता हूं। तो हमको दोनों तरह की लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। अगर हमको इधर से न्याय नहीं मिलता तो हमको उधर से न्याय मिलेगा। हमको डरने की कतई गरज नहीं है। कॉन्ट्रैक्टर लोगों को कामगार संगठित नहीं चाहिए। अगर कामगार संगठित हो गया तो उसको आपका हक उनको देना पड़ेगा, और वो आपका हक देना नहीं चाहता। अगर हमको अपना हक चाहिए तो उसके लिए हमको संगठित रहना पड़ेगा। जैसे पहले कहा, जो लोग संघर्ष करते हैं वही यशस्वी होते हैं। तो हम अगर संघर्ष करेंगे, हम लड़ेंगे अपने अधिकारों के लिए, तो हम अपनी लड़ाई जीतेंगे। हम हारने वालों में से नहीं है। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमको अधिकार दिए हैं, तमाम पीएफ ग्रेजुएटी का, किमान वेतन का, इंश्योरेंस का, सारी चीजें कामगारों के भलाई के लिए जो उन्होंने कायदे बनाए हैं, वो कायदे बनाने के लिए, वो कायदे टिकाने के लिए हम तमाम कामगार और हमारे तमाम साथी तमाम साथी उस लड़ाई के अंदर में हमको सहयोग करेंगे। यही अपेक्षा करता हूं और अपने शब्दों को यही विराम देता हूं। जय भीम। उपस्थित सगळे मान्यवर यांना माझा जय भीम। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले यांना नमन करून मी माझे फक्त 2 शब्द बोलते, कारण इथे खूप सारे प्रवक्ते आहेत आणि सर्वांचे मार्गदर्शन आम्हाला ऐकून घ्यायचे आहे। माझा जो छोटा परिचय दिलेला आहे की ग्लोबल इंटरनॅशनल फाउंडेशन टीम याची मी एक संस्थापक अध्यक्ष आहे। आमची जी संस्था आहे ती 14 देशात कार्यरत आहे आणि केंद्र सरकार मान्यता प्राप्त आहे। आणि ही जी संस्था आहे ती अन्यायाविरुद्धच लढा घेते। आणि हा जो इथे आपण लढा घेतोय, म्हणजे ज्याच्यामध्ये आपल्याला सफलता पण भेटलेली आहे आणि काही मुद्दे जे राहिले आहेत त्याविषयी पाटील साहेबांनी अध्यक्षता घेऊन हा कार्यक्रम इथे रुजविलेला आहे। तर आमचे जे काही 6.5-7 लाख लोक या संस्थेला जुळलेले आहे, त्या माध्यमातून आमची कवाडे साहेब आणि पाटील साहेबांना एक उम्मीद म्हणा किंवा आमच्याकडून आश्वासन की आम्ही तुमच्या या संघर्षाला आपला संघर्ष म्हणून तुमच्या सोबत जोडून हे कार्य करू। आणि आमचे 6-7 लाख जितकेही लोक आहेत, जर तुम्हाला त्यांची सिग्नेचर पाहिजे असेल तर तेही आम्ही तुम्हाला देऊ। कारण हे कार्य म्हणजे मीही एक कामगारच आहे, मीही स्वतः एक कामगार आहे, कारण कार्य करते आहे ना आपल्या घरच्यांसाठी। तर आपल्यातला प्रत्येक व्यक्ती कामगार आहे आणि संघटित होऊन जर आपण कार्य केलं तर कुठल्याही कार्याला खूप छान अंजाम मिळतो। यासाठी आपल्यामध्ये मानव अधिकाराची जागरूकता खूप खूप महत्त्वाची आहे, जी आपल्याला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आपल्या संविधानाच्या माध्यमातून दिलेली आहे। पण कुठेतरी आपल्याला आपले अधिकार कळत नाही। बहुतेक मी बरोबर बोलते, अधिकार नाही माहिती, याची कुठेतरी कमी आहे। ही कमी भरून आणण्यासाठी आम्ही एक पाऊल उचललं आहे। आमचं एक ध्येय आहे घर घर संविधान। माझे इथे मित्रमंडळी बसले आहेत, त्यांनी स्वतः त्या पुस्तका छापलेल्या आहेत आणि निशुल्क वितरण पण करत आहे। ज्या कारणाने जर घरोघरी संविधान पोहोचलं तर आपल्याला आपले कायदे, आपल्याला आपले अधिकार कळतील। आणि आपण जो आज मेळावा घेतोय तर आपल्याला प्रत्येकाला सांगावं नाही लागणार की आपण मेळावा का घेतोय। आपले अधिकार आहेत हे, आपण कोणाला भीक नाही मागत आहे, आपण आपला हक्क मागतोय। आज जी सरकार कोण निवडून देत आहे, आपणच निवडतोय आणि नंतर कानून कायदे आपल्याच मागे लागतात आहे। आपल्याला सरकार म्हणते की आपल्या विकासासाठी हे सगळे कानून कायदे आहे। खरंच आपला विकास होतो का याच्याने? विकास कोणाचा होतोय? नाव घ्यावं लागेल मला बहुतेक, अडाणी अंबानी यांच्यासारखाच लोकांचा विकास होतोय। म्हणजे गरीब व्यक्ती गरीब आणि श्रीमंत व्यक्ती श्रीमंत, हेच आजच्या सरकारचं धोरण आहे। म्हणून इथे ज्यांनी जी अध्यक्षता घेतलेली आहे पाटील साहेब, तुमचे खूप खूप अभिवादन आणि अभिनंदन। तुम्ही खूप छान पाऊल घेतलेलं आहे। तुमच्या या पावलाला आमचा सलाम आणि आम्ही तुमच्या सोबत राहणार। माननीय कवाडेजी इथे आहे, तुमचं जे कार्य आहे ते तर आम्ही बघतच आलो आहे आणि इथे आमचे संघटित भरपूर लोक आहेत जे संघटनेला आणि तुम्हाला एकत्र जुळलेले आहेत। तर सोबत मिळून या कार्यावर आपण सगळे मिळून कार्य करू आणि जे काही अन्याय होत आहे त्या अन्यायाविरुद्ध संघटित होऊन उभं राहू। हे बोलून माझे मी 2 शब्द संपवते। सर्वांना माझा पुनस्व जय भीम।
नमस्कार दोस्तों, हमारे न्यूज चैनल न्यूज इंडिया को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे फिर, धन्यवाद।